हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 29, जिसकी डेट है 10 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु में भी हम पढ़ रहे हैं ऋतु, और ऋतुओं में आज हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन। देखो स्टूडेंट्स, हमने वर्कशीट करी थी, उसमें हमने जाना था कि जब उच्च दाब होता है तो तापमान कम रहता है, ठीक है, और अगर जो दाब है वो निम्न रहता है तो हमारा तापमान ज़्यादा होता है, मतलब वाइस वर्सा होते हैं। अगर दाब ज़्यादा तो तापमान कम, अगर दाब कम तो तापमान ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो चलिए अब समझिए, जून के शुरुआत में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है। आपको पता ही है कि क्या होता है, जून में गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि जो निम्न दाब होता है तो उसकी वजह से, या गर्द कह लीजिए या दाब कह लीजिए, एक ही बात है, तो उस वजह से जो तापमान है वो उत्तरी मैदानों में कैसा होता है, ज़्यादा बना रहता है। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत तब कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि क्या होता है, दक्षिण समुद्र जो होते हैं वहाँ पे क्योंकि कम तापमान होता है, इसलिए वहाँ पे दाब भी क्या होता है, उच्च होता है ना, उल्टा होता है ना, तापमान कम तो उच्च दाब, है ना। तो अब देखो, अब आगे क्या है, फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिमी पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर देती हैं। अब इससे क्या होता है, जो समुद्र से नमी लेकर जो दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं, हवाएं हैं, वो हमारे स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर देती हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हवाएं हैं वो कैसे बहती है, हवाएं बहती हैं, जो पवनें बहती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं। मतलब जहाँ पे दाब उच्च होगा उसकी ढलान की तरफ आप समझिए चलती हैं, जैसे पानी चलता है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे ही समझ लीजिए आप इसको, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हमारी पवनें चलती हैं। प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं। शुरुआत में ही जब ये पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पे पहुंचती हैं तो उसके सामने वाले भाग में टकरा कर क्या होता है, ये बहुत तेज बारिश कर देती हैं। और फिर क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो होती है अरब सागर शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये आपका अरेबियन सागर शाखा है और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ये जो पवनें हैं ये ऐसे ऐसे चलती हैं यहाँ से, और ये जो पवनें हैं यहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। बाद में ये पवनें ऐसे भी इसमें टूट जाती हैं, तो इस तरीके से चलती हैं ये पवनें और ऐसे जाके बारिश करती हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में आच्छादित हो जाती हैं। आच्छादित मतलब पूरे को कवर कर लेती हैं, पूरे को ढक लेती हैं। अब आप मानचित्र वन में स्थिति के अनुसार देश के मानसून आगमन को तो समझिए। तो ये आपका चित्र दे रखा है, आपकी बुक में भी बड़ी अच्छी तरीके से बता रखा है कि कैसे मानसून का आगमन होता है, ये पवनें कैसे उठ के जाती हैं इन सी से और जाके बारिश करती हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूह में होती है। सबसे ज़्यादा बारिश का होता है भारत के जो उत्तरी पूर्वी हिस्से हैं या द्वीप समूह हैं उनमें होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है, केरला में होती है, इन सब जगह पे होती है। मेघालय स्थित जो मासिन राम जगह है, आपने सुना होगा, मासिन राम विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिन राम में, हमारे इंडिया की, ठीक है, जो मेघालय में है। मानचित्र 2 से भारत में वर्षा के वार्षिक वितरण को समझिए। देखिए, ये मैप दे रखा है इन्होंने, इस मैप में देखिए तो इन्होंने उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो देखिए, जो डार्क पर्पल वाला भाग है यहाँ तो पर तो होती है 400 से ज़्यादा बारिश। कौन कौन से इलाके हैं ये आप मैप में देख के समझिए। और 200 मीटर कहाँ पे होती है, कहाँ पे 0 से 20 डिग्री होती है। तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। देखिए, ये सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र हैं, है ना, ये सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र हैं। और ये कहाँ से है, ये तो इसलिए बच्चों मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको एसएसटी अच्छे से सीखनी है तो आपको मैप बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा राज्य कौन सा कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। इस तरीके से आपको सारे जो हमारे राज्य हैं उनका आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये बता रहे हैं, वर्षा में विराम
मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है। एक और परिघटना होती है, और वो क्या होती है? वर्षा में विराम। कैसे होता है? जैसे मानसून आ गया, मान लो जुलाई में मानसून आ गया, 1 जुलाई का या 26 जून को, या ऐसे आ गया कि इस बार मानसून आ गया 26 से, और झमाझम बारिश होती है, कई दिनों तक अच्छी बारिश होती है, फिर क्या होता है? अचानक बिल्कुल सूखा आ जाता है, कुछ बारिश ही नहीं होती, कितने दिन हो जाते हैं, उमस हो जाती है। तो वो होता है मानसून में विराम या वर्षा में विराम। मतलब विराम रुकने को कहते हैं ना, तो जब वर्षा रुक जाती है तो वो हो जाता है वर्षा में विराम। ठीक है, जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होती है। मतलब कई ऐसे इंटरवल आते हैं जिसमें बीच बीच में बारिश नहीं होती। मानसूनी ग्रत के अक्ष के खिसकने के कारण होती है, क्योंकि ये जो निम्न दाब है ये खिसक जाता है, क्योंकि ये पवनें वहीं पे तो आती हैं जहाँ पे निम्न दाब होगा। तो कई बार क्या होता है, निम्न दाब दूसरी तरफ हो जाता है, ये हिमालय की तरफ चली जाती हैं, तो वहीं पे बारिश करती हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। मतलब मैदानी भागों से हिमालय पर जो इलाके हैं वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है। अक्ष की उपस्थिति से ही हमारी वर्षा होती है, उससे ही निश्चित होता है कि यहाँ पे वर्षा होगी। अगर उसकी अनुपस्थिति रहेगी अक्ष की, तो वहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है, सूखा आ जाता है, बारिश बिल्कुल नहीं होती। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है कि अब ये जो उष्णकटिबंधीय में दाब कितना है, निम्न दाब की तीव्रता कितनी है, आवृत्ति कितनी है, वो हमारी मानसूनी वर्षा कितनी होनी है और किस टाइम पे होनी है, इस चीज़ का जो निर्धारण है ये चीज़ें करती हैं उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ बढ़ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। आप सुनते हो ना कि यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन बिहार में बाढ़ आ गई, मुंबई में बाढ़ आई हुई है, तो वो इसी वजह से होता है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, क्योंकि मानसून निश्चित नहीं होता कि अब इस बार ऐसा हुआ तो अगली बार भी ऐसा ही होगा, इस बार ऐसा ही होना है, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। इस बार अगर 26 जून को आ गया, हो सकता है अगली बार 11 जुलाई को मानसून आए। तो ये तरीका होता है मानसून में कि कोई सर्टेनिटी नहीं होती, इसका आगमन और आपसी अव्यवस्थित होती है। मतलब कोई इसको व्यवस्थित नहीं कर सकता कि इसको सिस्टमेटिक कर दिया जाए, भाई तभी आए और तभी जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो मानसून का आगमन इस तरीके से होता है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? तो इसके आंसर आप इस तरीके से देंगे। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिख दिए, यहाँ से करो आप। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं इसलिए चलने लगती हैं क्योंकि जून के प्रारंभिक महीनों में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब बढ़ जाता है, जबकि दक्षिण समुद्रों के अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त पवनें स्थल की ओर बहना शुरू करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है? तो मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता व आपूर्ति पर निर्भर करती है। ये लिख देंगे आप दूसरे का क्वेश्चन का आंसर। ये आपूर्ति नहीं है बच्चों, इसको आपको करना है आवर्ती। ठीक है, ये आपका आवर्ती है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। वर्षा में विराम की परिघटना से आप क्या समझते हैं, ये क्यों होती है? तो वर्षा में विराम की परिघटना से मतलब ये है कि जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, जो मानसूनी निम्न दाब से के अक्ष के खिसकने के कारण होती है। यह अक्ष के मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होती हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। चौथा क्वेश्चन है, 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्य बताइए। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है वो है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, और कम वर्षा वाले राज्य आपके राजस्थान और गुजरात है। आप मैप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब पूछा है इन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून के पहुंचने की संभावित तिथि, क्योंकि चौथे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो दूसरे पार्ट में इन्होंने ये पूछा है। तो दिल्ली में संभावित तिथियां ये हैं, दिल्ली में 1 जुलाई, मुंबई में 10 जून, कोलकाता में 5 जून में और चेन्नई में 1 जून को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट 29। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड in your all studies related group. Thank you.